सभी को नमस्कार। स्वदेव भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हमारा जो सेशन रहेगा वो आरपीएससी द्वारा जो जीके का पेपर करवाया है स्कूल लेक्चरर का, उस पेपर का हम एनालिसिस करेंगे कि पेपर का लेवल किस हिसाब का था। क्योंकि जैसे पेपर हुआ स्टूडेंट के मैसेज आने लगे, सर बता दो इसमें कितने कितने क्वेश्चन ठीक हो तो थोड़ी सी सिलेक्शन चयन की संभावना है, पेपर का लेवल कैसा था। तो सोचो छोटा सा एक सेशन ले लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ताकि उसमें हम पेपर के लेवल पे बात कर लेंगे और पेपर के लेवल के साथ साथ में हम चर्चा कर लेंगे इसमें कि जो आंसर की हमने बनाई है भूगोल वाले प्रश्नों की, उस पर चर्चा करेंगे कि भूगोल के जो 10 क्वेश्चन आए हैं उनके ऑथेंटिक आंसर क्या है। ठीक है ना, छोटा सा सेशन रहेगा तो आराम से सुनना। और इसमें हम लास्ट में जैसे आंसर की पेपर डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद में इस पेपर को देख करके जो आगामी बी सी डी ग्रुप के बच्चे हैं उनको क्या सीख लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, उन पर भी थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अगर लेवल की बात करें तो देखो, लेवल के अगर हम बात करें तो जो पीछे वाला पेपर हुआ था आरपीएससी का, वो पेपर काफ़ी लेंथी था फर्स्ट पेपर। अब की बार का जो पेपर है वो काफ़ी छोटा पेपर बनाया है, यूँ कह दो ज़्यादा लेंथी पेपर नहीं बनाया है उन्होंने। क्योंकि पिछली बार ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे ना वो कूट वाले क्वेश्चन थे, 1 2 3 सही है, 3 4 सही है, या मैचिंग वाले क्वेश्चन थे। अब की बार तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो वन लाइनर क्वेश्चनर है। अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल आराम से आप टिक कर दोगे, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा डर रहता है जब एग्जाम हॉल में स्टूडेंट बैठता है, बैठने के बाद में जब छोटा पेपर होता है तो उसको आराम से समय देकर के वो पढ़ सकता है। पिछली बार तो इतने लेंथी क्वेश्चन थे कि पढ़ने भर से ऊपर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो नीचे नीचे आते पहला वाला बिंदु ही भूल जाते थे कि क्या बिंदु पढ़ा था, तो इसको दोबारा पढ़ना पड़ा। इसका मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा था वहाँ पर। अब की बार का पेपर उतना लेंथी नहीं है, तो एक तो ये फ़र्क नज़र है। इसके अलावा अगर पेपर लेंथी नहीं है तो बच्चों के आराम से पढ़ना और समय जो उनके पास था 1 घंटा और 30 मिनट का पेपर पढ़ने के लिए, वो काफ़ी था। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर अब की बार पिछली बार की तरह कम लेंथी आया है और थोड़ा सा अब की बार टू द पॉइंट आया है। पिछली बार ऐसे ऐसे तथ्य काम में ले लिए थे पेपर में, ताकि उसमें स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पा रहा था, कहीं दिखा हुआ ही नहीं था कि अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद ले लिए थे। अब की बार थोड़ा सा ऊपर से पेपर लिया है, कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी पेपर है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट पेपर आया है आपका। और अगर हम इसमें आकलन करें, जैसे अगर मैं भूगोल की बात करूं तो इसमें भूगोल के जो नॉन भूगोल वाले स्टूडेंट है वो अगर 6 या 7 क्वेश्चन कर पा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी में तो ठीक है वो, ठीक है ना। क्योंकि इतना आसान भी पेपर नहीं था ज्योग्राफी के क्वेश्चनों की। अगर हम बात करें जैसे मिनरल्स वाले जो स्थान जगह थे, वो अगर बहुत ज़्यादा डीपली आपने पढ़ रखा है, इतने डाटा अगर आपको अगर तथ्य अगर याद रहते हैं तो आप उसका आंसर को कर पा रहे थे। अदरवाइज सीधा सीधा उसमें नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें कूट में दे रखे थे कौन सा सही है। तो अगर परफेक्ट आंसर आ रहा है तो ही उसका आंसर दे पा रहे हो आप। एक जो प्रोडक्शन से संबंधित जो डाटा आया था, अगर आपको पर्टिकुलरली उस ईयर का याद है तो ही आप उसका सटीक आंसर कर पा रहे थे। तो ऐसे करके जैसे पूर्व से पश्चिम वाले कुछ क्वेश्चन थे मैप पर आधारित, तो इससे अगर अपन अनुमान लगाए तो 6 या 7 क्वेश्चन जो नॉन ज्योग्राफी का स्टूडेंट अगर वो कर पा रहा है तो उनके लिए ठीक स्थिति है ये, ठीक है, कम नहीं है। तो अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो इसमें देखो एक तो हम तुलना कर लेते हैं पिछला पेपर की, ठीक है, और एक कर लेते हैं अब की बार वाले पेपर की जो जस्ट हुआ है 31 मई 2026 वाला पेपर, ठीक है ना। इसमें ये पेपर लेंथी था, ठीक है, और ये पेपर थोड़ा सा लेंथी नहीं है। अगर मैं बात करूं, अगर पिछली बार किसी स्टूडेंट के यहाँ अगर क्वेश्चन ठीक हो रहे थे तो अब की बार उसके आराम से मानो 37 से 39 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट पिछली बार इतने क्वेश्चन ठीक कर पा रहा था तो अब की बार इतने क्वेश्चन आराम से ठीक कर पाएगा वो, ठीक है। और अगर ऑन एवरेज अगर नंबरों की बात करें, अगर किसी स्टूडेंट के अगर 75 क्वेश्चन है और उसमें से अगर उसके 38 और 40 के बीच में अगर क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया स्कोर है, यूँ कह दो इसको बढ़िया स्कोर है, ये कम स्कोर नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से वो अपने सब्जेक्ट की तैयारी करे। और अगर किसी के इतने ही हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट मानते नहीं है, वैसे तो मैंने कहा था मिलाना मत, लेकिन फिर भी मानते नहीं, अगर फिर भी अगर 30 का स्कोर है तो भी अपने सेफ स्कोर में माना जाएगा, क्योंकि पेपर पास हो रहा है और सब्जेक्ट अच्छे से दे करके आना, ठीक है। क्योंकि इसमें हम देख रहे थे कि 60% पेपर ऐसा था कि बच्चा 60 से 65% की आराम से अटेंड कर पा रहा था वो।
अगर थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक भी हो जाती है तो यूँ मानो कि आधे नंबर तो वो आराम से ले पा रहा है। अगर अच्छी तैयारी कर रहा है पिछली 8-10-12 महीने से अगर वो तैयारी कर रहा है इसी फर्स्ट ग्रेड की, तो आराम से इतने क्वेश्चन वो ले पा रहा था। ठीक है, हो सकता है साइंस वाले स्टूडेंट, मैथ वाले स्टूडेंट 2-4-5 क्वेश्चन अलग से ज़्यादा नंबर लीड ले जाए, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन ये मत मान लेना कि चेन का पूरा ये पेपर डिपेंड करेगा। अब की बार पेपर का थोड़ा सा जो लेंथी वाला पेपर है वो नहीं आया है, और मॉडरेट टू इजी पेपर आया है। अच्छे क्वेश्चन भी डाले हैं उसमें तथ्य वाले, तो हम ये मानते हैं कि आधे जिसके नंबर आ रहे हैं ना वो ठीक स्थिति में, चयन की स्थिति में बस अपना सब्जेक्ट अच्छा करना और आगे की अपनी रणनीति बनाए रखना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन पर। जो ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन है ना उन पर, कि ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में क्या क्या आंसर हमने माने हैं, हमारी टीम ने जो बताए हैं उस हिसाब से आपको यहाँ डिस्कस कर लेंगे। देखो इसमें पेपर ठीक है। इस पेपर में देखो यहाँ से ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जो मेरे पास आया था उसमें कि राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जयपुर और उदयपुर वाला। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर और उदयपुर। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटनों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जयपुर 1 नंबर पर था, और 2 नंबर पर उदयपुर था, 3 नंबर पर जोधपुर था, और 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो जैसलमेर। ठीक है, शुरू वाले 2 ही पूछे हैं सर्वाधिक वाले, इसमें जयपुर और उदयपुर आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ में जैसे अब की बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, लेकिन हो सकता है वो यही पूछ ले अब की बार के जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए हैं वो कौन से देशों से आए हैं सबसे ज़्यादा। तो 1 नंबर पर यूएस है, सबसे ज़्यादा यूएस से आए थे, उसके बाद में यूके से आए थे, यूनाइटेड किंगडम से आए थे, उसके बाद में फ्रांस से आए थे, और उसके बाद में 4 नंबर पर जर्मनी से आए थे। तो इनका क्रम भी आप जो नेक्स्ट पेपर होना है वहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखो आप। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में इसमें देखो पशु गणना 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में जो 2012 से लेकर के 19 के बीच में, और उस जनगणना को 19 नाम दिया गया था, कि मध्य निम्न में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो बकरी की अगर हम बात करें, अगर ए पॉइंट क्या है बकरी की, अगर बकरी की हम बात करें तो ये माइनस में था लगभग 3.81 पिछली की तुलना में। और अगर बी पॉइंट की अगर हम बात करें, गाय की बात करें, तो गाय वाला प्लस में था और वो लगभग 4.41 था पिछली की तुलना में, 12 की तुलना में। और अगर सी की बात करें हम तो इसमें भैंस का भी लगभग जो प्लस में था वो था 5.53। और उसके बाद में अगर आप बात करें हम गधा की, तो इसमें गधा की जो गणना हुई थी उसमें ये माइनस में था लगभग 71.31। तो इसमें ये ए और बी तो क्या है माइनस वाले, और बी और सी क्या है प्लस वाले, यानी धनात्मक। ठीक है, तो इसमें बी और सी, तो बी और सी किस में ठीक हो रहा है, बी और सी हो रहा है 4 नंबर में। ठीक है, तो गाय और भैंस वाला आंसर ठीक हो जाएगा इसमें। उसके बाद में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें राजस्थान की चोटियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, जो भौतिक प्रदेश है, और भौतिक प्रदेश में जो पर्वत पठार पहाड़ियाँ हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राजस्थान में ये पर्वत चोटियाँ स्थित है, इनका क्रम बताना आपको पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को ये पता होनी चाहिए कि ये चोटियाँ कौन कौन से ज़िले में हैं। तो अगर हम बात करें तारागढ़ की, तो सबको पता है ये अजमेर में है। अगर हम बात करें सत्तुर की, ये का भी थोड़ा सा अलग सा नाम है, और ये पाई जाती है बूंदी में।
ठीक है। और अगर हम सायरा की बात करें तो ये पाई जाती है उदयपुर में, और अगर हम बात करें झारोला पहाड़ की तो ये पाया जाता है जालौर में, ठीक है ना। तो अब अगर इतना आपको पता है तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्व वाला देखना है, तो बी किस में आ रहा है? बी आ रहा है एक तो 2 में और एक 3 में। उसके बाद में बूंदी के बाद में हमारा आ जाता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट, तो ए बी और ए दोनों में आ रहा है अभी भी। उसके बाद में आ जाता है सी ऑप्शन, और उसके बाद में आ जाता है डी जालोर वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ए सी डी, ठीक है ना। तो इसके आधार पर आप, अगर आपको ये पता है कि ये पहाड़ी इस जिले में स्थित है, तो आप आराम से इसका पूर्व से पश्चिम की ओर जो ऑर्डर पूछा गया है आराम से आप निकाल लोगे, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें 59 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नए जिलों से संबंधित पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो जिला समूह है वो अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और एक आपको निकालना है कि कौन सा जो जिला समूह है वो अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है, यानी किसी भी राज्य के साथ में उसकी सीमा नहीं लगती है। तो अगर आप ऐसे देखोगे, मोटा मोटा देखोगे, तो जैसे डिग वाला है, इसमें पता है कि डिग भरतपुर से बनाया गया है, और इसमें जैसे ये दोनों हरियाणा को भी टच करता है और यूपी को भी टच करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, ये तो सीमा बना रहा है। और उसके बाद में अगर हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर वाला भी सीमा बना रहा है यूपी और एमपी की, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें करौली वाला, तो करौली वाला भी एमपी की सीमा बना रहा है। इसका मतलब 3 तो सीधे सीधे ही हो गए। और ये जो 2 नंबर वाला बिंदु है डीडवाना कुचामन, जो कि नागौर को अलग करके बनाया गया है, दौसा है ये, ब्यावर अजमेर को अलग करके बनाया गया है, और बालोतरा वाला है वो किसको अलग करके बनाया गया है? बाड़मेर को। लेकिन बाड़मेर वाला पार्ट पीछे की तरफ रखा है, और ये बालोतरा वाला पार्ट है ना, ये जोधपुर की साइड वाला है, पूर्व की ओर है। तो इसका मतलब इसके साथ में अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो ये जिले हैं जिनके साथ में अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगती, तो आराम से आंसर निकल जाता है इससे। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जो संरक्षित क्षेत्र है, देखो अब की बार पैटर्न बदला है, और जैसे लेब असिस्टेंट में भी जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे अब की बार काफ़ी मैप पर आधारित क्वेश्चन आए थे। तो अभी भी आपके पास जो नेक्स्ट वाला पेपर है उसमें थोड़ा बहुत समय, तो मैप की थोड़ी सी अच्छे से एक्सरसाइज करके जाना। ये तो पता होता है कि कौन सी चीज़ कौन से जिले में है, लेकिन जिले की लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पर है वो वाला थोड़े से अच्छे से लोकेशन याद करके जाओगे, तो चाहे वो पूर्व से पश्चिम पूछे, पश्चिम से पूर्व पूछे, उत्तर से दक्षिण पूछे, दक्षिण से उत्तर पूछे, आराम से आप अगर पता है कि ये चीज़ यहाँ इस जिले में लोकेटेड है तो आराम से आंसर निकाल पाओगे। जैसे अगर हम इसी की बात करें, जो इसमें संरक्षित क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है, अगर संरक्षित क्षेत्रों की अगर हम बात करें और वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। बिशुलपुर पता है सबको कि टोंक में है, ठीक है, और वाड़ा खेड़ा है वो सिरोही में है, गंगा भैरव घाटी है ये अजमेर में है, और बांज आमली है ये बारा में है। तो ये पता है कि हमारे को जो इसमें संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो, अगर हमारे को यही पता है ना इस जिले में स्थित है ये वाली, तो अब आप आराम से निकाल सकते हो। इसमें भी पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद में आ जाओ आप बिशुलपुर टोंक वाला 2 नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद में अजमेर वाला आ जाएगा 3 नंबर पे, क्योंकि ये लगभग बीच में सीख पड़ता है, और ये सिरोही वाला पार्ट है 4 नंबर पे, ठीक है। तो जो इसका अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो ए बी सी डी कर लेना इसमें, ए बी सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 पूर्व में है। उसके बाद में बी टोंक बिशुलपुर टोंक वाला आ गया, सी गंगा घाटी अजमेर वाला आ गया, और डी वाड़ा खेड़ा आ गया आपका सिरोही में, तो ये पश्चिम में आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये इजी क्वेश्चन पूछा था, सबको पता होता, आराम से सारे जने करेंगे जिन्होंने नॉर्मल पढ़ा है, क्योंकि ये तीनों सोम, चाप और इरू, ये तो किसकी सहायक नदियां हैं?
माही की है, और इसमें नहीं पूछा है तो मेज है जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, तो इसमें आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा जिला समूह है 2001 से लेकर के 11 के बीच में जिसमें नगरीय जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है, दशकीय परिवर्तन, उसमें सर्वाधिक और न्यूनतम वाला पार्ट है कौन सा है। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक तो रहा था अलवर और न्यूनतम रहा था डूंगरपुर। ठीक है ना, और अगर ऑन एवरेज की बात करें तो लगभग 29% रहा था। तो इस हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है ना, अलवर और डूंगरपुर। उसके बाद में अगर हम देखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, डीप क्वेश्चन आया हुआ है, जिन्होंने जगह सारी अच्छे से याद कर रखी थी वही कर पाएंगे। फायर के लिए पता है कोटरी और रानेरी, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बीकानेर में है। उसके बाद में सरूपा छाजा और सेंदड़ा, ये मैग्नेसाइड के लिए हैं, और ये कौन से जिलों में है, ये पाली और अजमेर जिलों में पड़ता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, काओलिन की बात करें, सोलेपेट और बारोडिया, ये बांसवाड़ा में पड़ता है और इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीनों जो है ना, फायर के लिए कोटरी और रानेरी बीकानेर, और मैग्नेसाइड सरूपा छाजा और सेंदड़ा ये पाली और उधर अजमेर साइड में पड़ जाता है, और ये काओलिन पड़ जाता है आपका बांसवाड़ा में। तो इसमें ए, बी और सी तीनों ऑप्शन ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये भी, जिसको मैप का अच्छा नॉलेज है तो वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। इसमें देखो, अगर हम बात करें राजस्थान की, ठीक है ना, तो इसमें से इस जुलाई माह में 3 रेखाएं, समदाब रेखाएं निकलती है, 997, इसमें 998 और ये 999, और एक ये निकलती है 1000। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जुलाई माह में 100 मिलीबार से अधिक। ठीक है ना, इसमें 100 मिलीबार से अधिक पूछा है, अधिक में फिर यहाँ आपका आ जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला इलाका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाता, ये तो से अधिक पूछा है, अगर एग्जैक्ट पूछा जाता आपसे कि 100 मिलीबार, इसमें सॉरी 1000 मिलीबार जो समदाब रेखाएं जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है, तो फिर जो इसका राइट आंसर हो जाता, ये फिर गुजरती है ना, तो जैसे इसमें शिरोई आ जाता है, उदयपुर आ जाता है, प्रतापगढ़ आ जाता है, और कुछ भाग इसमें झालावाड़ का लगता है। ठीक है ना, अगर 1000 पूछे एग्जैक्ट तो इन जिलों से होकर के गुजरती है, और अगर 1000 से अधिक पूछे तो यहाँ वाला आंसर ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो ये जो समदाब रेखाओं वाला है, चाहे वो जनवरी की समदाब रेखाएं हो और चाहे जुलाई की समदाब रेखाएं हो, जो बच्चों का बी, सी, डी में है, आराम से उस मैप को देखना और इनकी लोकेशन एक बार अच्छे से देख लेना, ताकि वो क्वेश्चन आप अगर आगामी अगर बी, सी, डी वाले में पूछा जाए तो ठीक कर सको वहाँ पर। ठीक है, इसमें एक जो वर्षा वाला है ना, वो भी पिछली बार 2-3 पेपरों में पूछा था कंटिन्यू, तो संभावना है कि अब की बार हो सकता है अगले ने पेपर बनाया हो कोई एक ही पेपर सेटर हो ज्योग्राफी का, तो वो कंटिन्यू उसी में से क्वेश्चन बना ले। तो जनवरी और जुलाई वाली दोनों देख लेना एक बार मैप में। ठीक है ना, उसके बाद में ये थोड़ा सा डाटाओं से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्न में से कौन सा जो जिला है वो रेपसीड और सरसों के लिए है वो सर्वाधिक उत्पादक है। तो इसमें 1 नंबर पर टोंक है, 2 नंबर पर आपका आ जाएगा अलवर, 3 नंबर पर इसमें गंगानगर है, और 4 नंबर पर आ जाएगा इसमें भरतपुर 2022-23 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक। तो इतना आप जरूर अच्छे से याद कर लेना, और ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद में देखो ये मोटा मोटा मैंने एक मैप लिया भी है जुलाई मंथ वाला, जिसमें देखो ये बताया गया है, जो मैं बात कर रहा था ना अभी आपसे कि 1000 वाला है, वो देखो शिरोई, उदयपुर, कुछ यहाँ प्रतापगढ़ वाला पार्ट और कुछ झालावाड़ वाला पार्ट, ये 4 जिलों से गुजरती है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है,
इसमें पूछा गया है अधिकतम वाला पार्ट, ठीक है ना। और ये देखो अधिकतम वाला पार्ट, अगर अधिकतम वाला पार्ट की अगर बात होती है तो फिर ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा ठीक हो जाएगा। तो आराम से ये मैप देखना, इसमें जनवरी और जुलाई दोनों वाला, ठीक है। आपको बुक में मिल जाएगा आराम से ये जनवरी और जुलाई दोनों वाला, और नहीं तो आप इसमें भी आप एक बार देख सकते हो, मोटा मोटा जो बताया हुआ है। 97 देखो यहाँ से गुजरती है, जिसमें जैसलमेर और फिर बीकानेर और फिर आ जाता है गंगानगर वाला पार्ट, ठीक है ना। अगर 97 से अधिक पूछे तो ये वाला पार्ट आएगा, और यहाँ पर फिर 98 आ जाती है, और अगर 98 से अधिक पूछे तो ये वाले पार्ट आ जाएंगे, और फिर ये आ जाती है 99, और ये 99 से अधिक, और ये 1000 और 1000 से अधिक। तो इस मैप को इस तरीके से आप समझ सकते हो और आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो इसमें, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर हम बात करें पेपर के लेवल की बात करें, या फिर किस हिसाब से जो पेपर आया है, आगे क्या सावधानियां रखनी है, तो इसमें जो आज का जो पेपर हुआ है, ठीक है, जीके का जो पेपर हुआ है आज वाला, उससे आपको आगे क्या सीख लेनी है कि एक तो जो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको मैप से अच्छे से देख लो, और मीन मीडियन वाले क्वेश्चन है वो देख लो। उसके अलावा जो करंट वाला पार्ट है वो आप जनवरी टू इसमें अप्रैल का अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन बाहर आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देख लेना ताकि आराम से आपका ये वाला पार्ट भी ठीक हो जाए, ठीक है। पेपर जो आया था वो मैं कह रहा हूँ जिसके अगर किटपिटा का अगर 50% अगर क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, अच्छे लेवल का है, और जो पास भी हो रहे हैं उनको भी ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका ये जीके वाला पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। पिछली बार भी ऐसे ज्योग्राफी के स्टूडेंट थे जो 100, 120, 20, 125 इतना अच्छा पेपर आने के बाद में भी उसमें स्कोर कर देते क्योंकि उनका सब्जेक्ट अच्छा था। लेकिन यहाँ पर स्कोर अगर वो 35 कर ले, 35 नहीं तो अगर 30 क्वेश्चन भी कर ले ना पासिंग वाला, तो वहाँ अगर वो पिछले स्तर का पेपर आता है 120 ले जाता है ना, तो आराम से वो 300 हो जाएगा। 300 के जिसके नंबर आ जाएंगे ना, वो कहीं कोई इसको बाहर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको ये आंकलन निकालना है, और मोटा मोटा जो एनालिसिस कर पाए थे हमने बता दिया है हमारी ओर से। बाकी पेपर अगर जो BCD वाले स्टूडेंट हैं उनको ये पेपर अटेंड जरूर करना है बैठ करके 1.5 घंटे का समय दे करके, लेकिन ज़्यादातर मिलाना और उलझना नहीं है, दे करके रख दो ताकि प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले। और जो चीज़ें लग रहा था कि ये चीज़ें हमारी थोड़ी सी डाउट होती, उनको एक बार अच्छे से सरसरी नज़र से रिवीजन कर लो, मैप वाले क्वेश्चन अच्छे से देख लो। बाकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका आज का पेपर हुआ है, अच्छा हुआ होगा। और जो नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं वो वाले विद्यार्थी इस पेपर को देख करके घबराए नहीं, और आराम से शांति बनाए रखे खुद के मन मस्तिष्क में, और आराम से जो रिवीजन करना है वो रिवीजन करते रहे। धन्यवाद।